सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं लाइट्स आउट के बारे में। ये कहानी है एक सिपाही की जो युद्ध को छोड़ने के बाद अब अंडरग्राउंड का सबसे खतरनाक फाइटर बन चुका है। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने एक युद्ध का दृश्य आता है। यहाँ पर हम अमेरिकी सिपाहियों को देखते हैं जो आतंकवादियों से लड़ रहे हैं। यहीं पर एक सिपाही है जिसका नाम है माइकल डफील्ड, जिसे सारे डफी कह के बुलाते हैं। डफी ऊपर से देख रहा है कि उसके कितने साथियों की जान जा चुकी है। ये लोग आतंकवादियों को तो मार रहे हैं मगर उसके साथ साथ आतंकवादी भी इन्हें मार रहे हैं। वो हर तरफ अपने साथियों की लाशों को देखता है। अंत में ये लोग युद्ध जीत जाते हैं मगर डफी ने अपने बहुत सारे साथियों को खो दिया है। यह मंजर उसके लिए बहुत ही भयानक था। जैसे जैसे समय बीतता है वो आर्मी को छोड़ करके रिटायर हो जाता है मगर आज भी उसे सारे के सारे दृश्य परेशान कर रहे हैं। वो PTSD से गुजर रहा है। वो रात में सोया होता है, अचानक वो यादें उसे परेशान करने लगती है। तब वो उठ करके बैठ जाता है। अब 7 साल का वक्त बीत चुका है। डफी हर रोज कोशिश कर रहा है कि वो चीजों को भूल जाए। वो नई नई जगहों पे जाते रहता है। इसी बीच वो जाता है एक पब में जहाँ देखता है कि बहुत सारे लोग कार्ड्स खेल रहे हैं। तब वो भी अपनी रुचि दिखाता है और बैठ जाता है टेबल पे। गेम शुरू हो जाता है और एक एक करके सारे लोग सारी चीजों को दाव पे लगाते हैं। डफी ने भी अपनी सारी चीजों को दाव पे लगा दिया है और अंत में वो जीत भी जाता है। मगर उसके सामने जो लोग बैठे हैं वो बहुत ही खतरनाक है। वो उसे पैसे देने से मना कर देते हैं मगर उन्हें ये बात पता नहीं है कि डफी किन चीजों से गुजर के आया हुआ है और वो क्या कर सकता है। जैसे ही डफी की सटकती है वो एक एक करके सबको पीटना शुरू कर देता है। सब लोग एक एक करके आ रहे हैं मगर वो इतनी ही बेरहमी से उन्हें पीट रहा है। ये चीज देखने के बाद गुंडों का मुखिया समझ जाता है कि इस आदमी को हाथ से नहीं हराया जा सकता। तब वो अपनी बंदूक निकाल करके तानता है डफी पे। उसे लगता है कि डफी ने शायद बंदूक नहीं देखी है मगर जितनी बंदूकें डफी ने देखी हैं इन सब में से किसी ने नहीं देखी। बंदूक भी उसे डरा नहीं पाती और अंत में इस चीज को देखने के बाद वो लोग पैसे दे देते हैं। तब डफी निकल जाता है यहाँ से। यहीं पर हम मैक्स बोमर नाम के एक आदमी को देखते हैं। मैक्स का काम ही है कि वो अच्छे फाइटर्स को ढूंढे और उन्हें लेकर के आए अंडरग्राउंड फाइट में। जिस तरीके से आज यहाँ पर डफी ने फाइट की है वो बहुत ही ज्यादा प्रभावित है। वो हर जगह डफी के बारे में बता देता है और उसका पीछा करना शुरू कर देता है। अगली सुबह वो पहुंचता है उसके घर पे। डफी कहता है कि तुम कौन हो? तब मैक्स अपने बारे में बताता है कि मैं अंडरग्राउंड फाइटर्स को ढूंढता हूँ और उन्हें फाइट्स में लेकर के जाता हूँ जहाँ पर वो बहुत सारे पैसे बनाते हैं। डफी कहता है कि मेरी कोई रुचि नहीं है फाइट करने में, तुम यहाँ से चले जाओ। मगर मैक्स इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। वो डफी को समझाते रहता है। वो पूरी कोशिश करता है कि वो उसे कैसे भी कन्विंस कर ले। डफी जाकर के बैठ जाता है एक डाइनर में। तब उसके पास मैक्स भी आकर के बैठता है। डफी कहता है कि तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रहे? तब मैक्स कहता है कि जब तुम लड़ रहे थे तब मैं तुम्हें ही देख रहा था। तुम उन्हें मारने के लिए नहीं लड़ रहे थे, तुम अपने आप से लड़ रहे थे, जिसे देख करके मैं समझ गया कि तुम कभी ना कभी तो सेना में थे और वहाँ पर जो चीजें हुई है वो सारी चीजें तुम्हारे दिमाग में घर कर गई है जिन्हें तुम निकालना चाहते हो मगर तुम निकल नहीं पा रहे। तुमने अपनी सारी की सारी भड़ास उन लोगों पर निकाली और वो भड़ास रोज निकालने की जरूरत है। और मैं इस दुख से भली भांति वाकिफ हूँ। मेरा एक छोटा भाई था जो अफगानिस्तान गया था युद्ध लड़ने के लिए। अफगानिस्तान में उसने कुछ ऐसा देखा जिस चीज से वो कभी भी नहीं निकल पाया। यहाँ से आने के बाद भी वो पागलों की तरह घूमता था और एक वक्त के बाद उसके दिमाग ने उसे इतना ज्यादा परेशान कर दिया कि उसने अपनी ही जान ले ली। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हो। अब इस बारे में डफी भी सोचता है कि उसे भी ऐसे ही ख्याल आ रहे हैं और शायद मैक्स सही बोल रहा है। वो अगर लड़ाई करेगा तभी उसके अंदर का गुस्सा बाहर निकलेगा। अब डफी मान जाता है और मैक्स उसे लेकर के जाता है एक जगह पे जहाँ पर पहले से फाइट हो रही है। इन सारी चीजों को डफी देख रहा है कि यहाँ पर कोई भी नियम कानून नहीं है और सारे के सारे फाइटर्स पे पैसे लगाए जा रहे हैं। तभी डफी को पता लगता है कि मैक्स ने उसकी फाइट ऑलरेडी अरेंज करके रखी है। तब डफी भड़क जाता है। वो कहता है कि तुमने मुझसे बिना पूछे मेरी फाइट अरेंज कैसे कर दी? मैं सिर्फ यहाँ पर देखने आया था। ये चीज मुझे पसंद नहीं कि मुझसे बिना पूछे कोई मेरी जिंदगी का डिसीजन ले। इतना कहने के बाद वो जाने लगता है। अब इस चीज को सुनने के बाद ऑर्गेनाइजर भड़का हुआ है क्योंकि उसके सामने जो फाइटर है उस पर बहुत ज्यादा पैसे लगे हुए हैं। वो डफी को चिल्ला करके गालियां देने लगता है और ये भी कहता है कि वो बुज़दिल है। तब डफी भड़क जाता है। वो अपनी चीजें देता है मैक्स को और उतर जाता है फाइट करने के लिए। अब वो इतनी बेरहमी से मारता है फाइटर को कि दूसरा फाइटर उठ भी नहीं पाता। बड़ी ही आसानी से डफी इस फाइट को जीत गया है। सारे लोग इस चीज को देख करके दंग रह जाते हैं क्योंकि जो सामने वाला फाइटर था वो बहुत समय से कोई भी मैच नहीं हारा। अब मैक्स यहाँ पर डफी को कहता है कि अब तुम शहर में ही रहोगे, मैं तुम्हारे रहने का जुगाड़ कर रहा हूँ, तुम्हें दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं है। तभी हम रेचल नाम की लड़की को देखते हैं जो अपनी बेटी के साथ एक घर में रहती है। तभी यहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड आता है जिसका नाम है स्टैन। स्टैन एक क्रिमिनल है। थोड़े समय पहले उसने इस घर में पैसे छुपाए थे जो पैसे अब गायब हो चुके हैं।
अपने पैसे ना मिलने पे वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और थप्पड़ मारता है रेचल को, मगर वो इससे आगे बढ़ता उससे पहले यहाँ पर मैक्स और डफी चले आते हैं। रेचल मैक्स की बहन है, इसलिए इस चीज को देखने के बाद वो भड़क जाता है। तब डफी और मैक्स दोनों मिलकर के स्टैन को भगा देते हैं यहाँ से, मगर अब डफी यहीं पे रहने वाला है। दूसरी तरफ स्टैन पहुंचता है अपने बॉस के पास जिसका नाम है सेज पार्कर। सेज बहुत ही ज्यादा गुस्से में है क्योंकि वो पैसे उसके थे। वो बार बार उसे कहता है कि मेरे पैसे कहाँ पे हैं, जल्दी से मुझे पैसे दो वरना तुम अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। स्टैन कहता है कि वो पैसे मैंने अपनी गर्लफ्रेंड के घर पे रखा है। सेज उसे कहता है कि ये तुमने क्या किया, पैसे तुम्हें ले करके आने चाहिए थे। तभी यहाँ पर एले नाम की औरत आती है जो एक पुलिस डिटेक्टिव है, मगर थोड़ी देर के बाद हमें पता लगता है कि वही सेज की असली बॉस है। शहर में जितने भी गलत काम होते हैं वो सब उसी की निगरानी में होते हैं। वो एक डिटेक्टिव है, इसलिए उसे पता है कि कब कहाँ पर क्या करना है। जैसे ही उसे ये बात पता लगती है कि स्टैन ने उसके पैसे लिए हैं, वो सीधा उसके भेजे में गोली मारती है और सेज को कहती है कि जितनी जल्दी हो सके पैसे लेकर के आओ वरना अगली बारी तुम्हारी है। अब सेज भी डरा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं डफी को जो रेचल के घर पे रह रहा है। वो घर के छोटे मोटे काम भी करते रहता है जिसे देख करके रेचल खुश है। वो समझ चुकी है कि डफी एक अच्छा आदमी है। एक रात हम डफी को देखते हैं जो प्रैक्टिस कर रहा होता है एक पंचिंग बैग पे। तभी यहाँ पर रेचल की बेटी आती है जिसका नाम है हेना। ये पंचिंग बैग उसके पिता का है जो अब इस दुनिया में नहीं है और हेना को ये बात पसंद नहीं है। वो वहीं खड़ी हो जाती है मगर वो कुछ बोल पाती उससे पहले रेचल सबको लेकर के अंदर जाती है डिनर के लिए। ये लोग खाना खाने लगते हैं। तभी यहाँ पर मैक्स आता है और डफी को कहता है कि अब हमें अपने गेम को हाई करना पड़ेगा। अगर ज्यादा पैसे कमाने हैं तो हम जाएंगे सेज के पास। सबसे ज्यादा बड़ी फाइट्स को वही ऑर्गेनाइज करता है। वो इस शहर का सबसे बड़ा क्रिमिनल है। डफी भी मान जाता है और ये लोग पहुंच जाते हैं सेज के पास। मैक्स बताता है डफी के बारे में कि वो कितना ज्यादा खतरनाक फाइटर है। यहाँ पर ऑलरेडी एक फाइट चल रही है जो दो लड़कियों के बीच है और उस फाइट को देखने के बाद लोग पैसे लगा रहे हैं। सेज जब डफी के बारे में इन सारी बातों को सुनता है तो कहता है कि ठीक है, मैं इसकी अगली फाइट अभी के अभी ऑर्गेनाइज करवाता हूँ, जरा मैं भी तो देखूं कि ये कैसा फाइटर है। वो उसे भेज देता है रिंग में। जैसे ही सामने वाला फाइटर आता है एक ही पंच में उसे गिरा देता है जमीन पे, जिस चीज को देखने के बाद अब सेज आश्चर्यचकित है क्योंकि वो बहुत सारे पैसे हार गया। वो नहीं चाहता था कि ऐसा कुछ भी हो। उसने बहुत सारे पैसे लगाए थे अपने प्लेयर के जीतने पर, उसे बहुत बड़ा लॉस हुआ है। मगर दूसरी तरफ मैक्स बहुत खुश है। उसने सेज से बहुत सारे पैसे उधार लिए थे जो अब सारा का सारा पैसा चुकता हो चुका है, मगर सेज इतनी आसानी से इन्हें जाने नहीं देगा। उसे पता है कि जिस तरीके से यहाँ पर डफी ने फाइट की है अब सारे के सारे लोग उस पर पैसा लगाने वाले हैं और अगर उसे अपने लॉस को रिकवर करना है तब उसे डफी को ऐसे फाइटर के सामने डालना पड़ेगा जो कि कभी नहीं हारता, जो यहाँ का सबसे खतरनाक फाइटर है। वो डफी को कहता है कि तुम्हें एक और फाइट लड़नी पड़ेगी, मगर मैक्स कहता है कि ये सही नहीं है। मगर थोड़ी देर के बाद वो भी समझ जाता है कि बिना फाइट लड़े ये लोग यहाँ से नहीं निकल सकते वरना बात बहुत ही ज्यादा खराब हो सकती है। वो डफी को मना लेता है फाइट के लिए। अब वो पहुंचता है रिंग में, तब देखता है कि उसके सामने वाला फाइटर बहुत खतरनाक है। वो डफी की धुलाई करने लगता है। उसके पास इसके हर एक मूव का जवाब है, चाहे ये कुछ भी करे। वो फाइटर मारने लगता है डफी को। एक वक्त के बाद जैसे ही उसे चोट लगती है उसे सारी की सारी वॉर की मेमोरीज याद आने लगती है कि वहाँ पर क्या हुआ था और उसके साथी कैसे मारे गए थे। तब वो आग बबूला हो जाता है और पीटना शुरू कर देता है उस फाइटर को। उसके सर पे खून सवार है। उसे देख करके ऐसा लग रहा है कि वो जान से मार देगा इस फाइटर को और इस चीज को सिर्फ मैक्स जानता है कि डफी क्या कर सकता है। वो भागते हुए आता है रिंग के अंदर और डफी को लेकर के चला जाता है बाहर। अब इनके पास बहुत सारे पैसे आ गए हैं। इन पैसों को देखने के बाद मैक्स बहुत खुश है। वो डफी से कहता है कि इतने सारे पैसों का तुम क्या करोगे। डफी कहता है कि मुझे और भी पैसे चाहिए, मुझे यहाँ पर जमीन खरीदनी है। मेरी माँ हमेशा से एले आना चाहती थी मगर कुछ ही समय पहले उनका देहांत हो गया, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे जमीन खरीदूं और वहाँ पर उनकी कब्र बनवाऊं ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। मैक्स कहता है कि जल्दी ही बाकी के भी पैसे पूरे हो जाएंगे। तभी दूसरी तरफ हम एलेन को देखते हैं जिसके पास कॉल आता है मैक्सिको से और वो एलेन को धमकी देना शुरू करते हैं कि हमें बहुत ही जल्द पैसे चाहिए, वो भी सारे के सारे, वरना तुम इस बात को मत भूलो कि कार्टेल वाले क्या कर सकते हैं। इस बात को सुनने के बाद अब एलेन की भी हालत खराब है। जितनी जल्दी हो सके उसे कार्टेल वालों के पैसे लौट आने हैं। एलेन उनसे 1 सप्ताह का वक्त मांगती है कि कैसे भी वो उनके सारे पैसे लौटा देगी। तब हमें सारा का सारा माजरा समझ में आता है। एलेन का एक ही धंधा था, वो कार्टेल वालों से ब्लैक मनी लेती थी और उन्हें व्हाइट करके देती थी। बीच में उसका कमीशन बनता था और ये सारा का सारा काम उसके लिए सेज करवाता था और सेज ये सारे के सारे पैसे स्टैन को देता था। मगर स्टैन ने सबको धोखा देने की कोशिश की। उसने सारे के सारे पैसों को ले जा करके छुपा दिया रेचल के घर पे और जब वो पैसों को ढूंढने गया तब उसे पता लगा कि वो पैसे घर से गायब हो चुके हैं। यदि ये उन्हीं पैसों की लड़ाई है जो स्टैन ने छुपाए थे रेचल के घर पे। रेचल अब बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाली है। एलेन को भी ये बात पता है कि मरते हुए स्टैन ने कहा था कि उसने पैसों को रखा था रेचल के घर पे। अगले दिन एक टीम लेकर के एलेन वहाँ पहुंच जाती है और पूरे घर की तलाशी लेने लगती है। रेचल को पता है कि इनके पास वारंट नहीं है, फिर भी वो
इन्हें रोक नहीं पाती। वो लोग पूरे घर की धज्जियां उड़ा देते हैं मगर उन्हें कहीं भी पैसे नहीं मिलते। तब एलन की हालत खराब होने लगती है। वो रेचल के पास आकर के कहती है कि स्टैन ने यहीं पर पैसे छुपाए थे। मरते हुए उसने यही बात कही, मुझे पता है कि पैसे तुम्हारे पास ही हैं। जितनी जल्दी हो सके मुझे मेरे पैसे चाहिए, वरना तुम्हें पता भी नहीं है कि मैं क्या कर सकती हूँ। जो हाल स्टैन का हुआ तुम्हारा भी वही हाल हो सकता है। अब इन बातों को सुनने के बाद रेचल की हालत खराब होने लगती है। रात होते ही यहाँ पर डफी और मैक्स आते हैं। वो देखते हैं कि पूरा का पूरा घर बिखरा पड़ा है। वो लोग रेचल से पूछते हैं कि ये क्या हो रहा है। रेचल कहती है कि यहाँ पर एक लेडी आई हुई थी अपनी पूरी की पूरी टीम को लेकर के। वो यहाँ पर पैसे ढूंढ रही थी। उसका मानना है कि यहाँ पर ढेर सारा पैसा है, जो पैसा सेज ने बोला कि वो मेरे घर पे रख करके गया है और वो दोबारा भी आ सकते हैं। ये लोग देख लेते हैं कि रेचल कितनी ज्यादा डरी हुई है। मैक्स को ये बात पता है कि स्टैन सेज के लिए काम किया करता था। वो तुरंत डफी को लेकर के पहुंच जाता है वहाँ और उससे कहता है कि ये क्या हो रहा है, मेरे बहन के घर पे पुलिस वाले क्यों गए थे और वो क्या ढूंढ रहे थे। तब सेज इन्हें पूरी बात बताता है कि स्टैन मेरे लिए काम किया करता था, उसके पास मेरे बहुत सारे पैसे थे। उसने वो सारे पैसे लिए और ले जाकर के तुम्हारी बहन के घर के अंदर छुपा दिया, क्योंकि तुम्हारी बहन उसकी गर्लफ्रेंड थी और हमें पैसे देने से इनकार कर रहा था। तब हमने उसे मार दिया। मरते समय उसने ये बात कही कि वो पैसे तुम्हारी बहन के घर के अंदर है, इसीलिए एलन उन पैसों को ढूंढ रही है। किसी भी कीमत पर हमें वो पैसे चाहिए। मैक्स कहता है कि स्टैन झूठ बोल रहा होगा, मेरी बहन के पास वो पैसे कहाँ से आए, और अगर उसने सच में मेरे घर में पैसे रखे होते तो अब तक मेरी बहन को मिल गया होता या पुलिस वालों को मिल चुका होता जिन लोगों ने रेड मारा था। वो आदमी झूठ बोल करके गया तुमसे। सेज कहता है कि हमें ये बात नहीं पता, सबको यही लगता है कि वो पैसे तुम्हारी बहन ने चुराए हैं, तो वो पैसे तुम्हारी बहन को ही देने पड़ेंगे। अब मैक्स भड़का हुआ है। वो गुस्से में डफी को लेकर के जाता है बाहर। तभी वो देखता है कि एलन बाहर खड़ी है। इन्हें पता है कि एलन पुलिस वाली है। तभी एलन इनके पास आकर के कहती है कि तुम्हारी बहन से वो सारे के सारे पैसे मुझे ला करके दो, वरना तुम्हें पता भी नहीं है कि उसके साथ क्या होगा। मैं भी कुछ नहीं कर सकती। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझसे भी ज्यादा खतरनाक हैं, वो है कार्टेल वाले। अभी तो मैं डील कर रही हूँ तुम्हारी बहन से, मगर सही वक्त पे पैसे नहीं आए तब कार्टेल वाले आएंगे तुम्हारे घर पे, और तुम भली भांति इस बात को जानते हो कि जब वो आते हैं तब कोई भी जिंदा नहीं बचता। अब मैक्स और डफी की हालत और भी ज्यादा खराब है। इन्हें पता लग चुका है कि पुलिस वाले भी इनकी मदद नहीं कर सकते, क्योंकि एलन खुद एक पुलिस वाली है। उसने पूरे डिपार्टमेंट को खरीद के रखा है। अगर अब इन्हें रेचल की जान बचानी है तो इन्हें पैसों को इकट्ठा करना पड़ेगा। मगर ये पैसे हैं $2 मिलियन, जो छोटी रकम नहीं है। $2 मिलियन बहुत बड़ी रकम होती है। मैक्स डफी को कहता है कि मैं तुम्हें इन सब में नहीं घसीटना चाहता, ये मेरी लड़ाई है। मैं तुम्हें शहर से बाहर छोड़ देता हूँ, तुम जाकर के सुकून से अपनी जिंदगी बिताओ। तब डफी कहता है कि तुम्हारी लड़ाई, ये मत भूलो कि अब तुम लोग भी मेरे परिवार का हिस्सा हो। जो भी लड़ाई हो हम साथ मिलकर के लड़ेंगे और पैसों को इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे। अब तक की सबसे बड़ी फाइट को ऑर्गेनाइज करवाओ, मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। तुरंत इस बारे में इत्तला कर देते हैं ये लोग सेज को। सेज एक बहुत बड़ी फाइट को ऑर्गेनाइज करता है। यहाँ पर शहर के सबसे अमीर लोग आए हुए हैं। यहाँ पर एलन भी है। अब डफी जाने लगता है फाइट करने, मगर रिंग में एंटर होने से पहले वो उसी ऑर्गेनाइजर को देखता है जिसके लिए उसने पहली बार फाइट किया था। जाते समय ऑर्गेनाइजर इन्हें कहता है कि जो तुम्हारे सामने फाइटर है वो बहुत ही खतरनाक है, और उससे भी खतरनाक बात यह है कि वो एक पुलिस वाला है। अगर फाइट के दौरान उसे कुछ भी हो जाए तब तुम लोग बहुत बड़े ट्रबल में फंस सकते हो, तो इस चीज का ध्यान रखना। डफी बड़े ध्यान से फाइट करने जाता है और फाइट की शुरुआत हो जाती है, मगर वो फाइटर टूट करके पड़ता है डफी पे, जैसे वो उसे जान से मार देगा। डफी अपने आप को बचाता भी है और उसे मारता भी है, मगर जैसे जैसे समय बीतता है ये फाइट बहुत ही ज्यादा इंटेंस हो जाता है। एक वक्त के बाद वो फाइटर चढ़ जाता है आकर के डफी के ऊपर, और डफी के हाथ में उसका गला है। थोड़ी सी गड़बड़ होती है और डफी उसकी गर्दन तोड़ करके उसे मार देता है। अब सबको ये बात पता लग चुकी है कि ये फाइटर मर गया। डफी की भी हालत खराब है, उसके साथ साथ एलन की भी हालत खराब है, क्योंकि एक पुलिस वाले की मौत हुई है। वो आखिर रिपोर्ट में क्या लिखेगी कि ये कैसे मरा? वो इस बात को नहीं लिख सकती कि वो फाइट करते हुए मरा है, क्योंकि ये फाइट इलीगल है। यानी कि इन सब का दोष आने वाला है डफी पे कि उसने एक पुलिस वाले को मार दिया। मैक्स भी इस बात को समझ जाता है और डफी भी। ये लोग यहाँ से भागने लगते हैं और प्लानिंग करते हैं कि जितनी जल्दी हो सके ये लोग यहाँ से दूर भाग जाएंगे। दूसरी तरफ हम रेचल को देखते हैं जो घर की सफाई कर रही है। तभी घर के नीचे उसे एक बहुत बड़ा बैग मिलता है। बैग को खोलने के बाद वो देखती है कि इसमें ढेर सारे पैसे हैं। तब उसे पूरी बात समझ में आती है कि सारे लोग सच बोल रहे हैं। स्टैन ने सच में घर में पैसे छुपाए थे, मगर किसी और ने इन पैसों को कहीं और छुपा दिया, और रेचल के अलावा इस घर में सिर्फ और सिर्फ हैना है, यानी ये काम उसी ने किया है। वो पहुंच जाती है हैना के पास और उससे कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तब हैना कहती है कि मुझे बिल्कुल भी स्टैन पसंद नहीं था। वो जब जब घर में आता था मैं चिढ़ जाती थी। मुझे पता था कि अगर उसके पैसों को मैं छुपा दूं तो वो किसी न किसी मुसीबत में फंस जाएगा, इसीलिए मैंने ये किया।
मैं चाहती थी कि वो हमसे हमेशा के लिए दूर हो जाए। इतना कहने के बाद वो रोने लगती है। तभी मैक्स कॉल करता है रेचल के पास और उससे कहता है कि जितनी जल्दी हो सके जरूरत की चीजें पैक करो, आज रात ही हमें शहर छोड़ने वाले हैं। रेचल कहती है कि अब हमें शहर छोड़ने की जरूरत नहीं है, मुझे वो पैसे मिल गए, हम पैसे उनके मुंह पे मारेंगे और बोल देंगे कि अब से वो हमसे दूर रहे। मैक्स कहता है कि जो प्रॉब्लम अब आ चुकी है वो पैसों से दूर नहीं होगी, उन पैसों को भी तुम अपने पास रखो, हम वहीं पर आ रहे हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पुलिस वालों ने उस जगह को क्राइम सीन में तब्दील कर दिया है। एलेन आकर के कहती है कि यह मामला बहुत बड़ा हो सकता है, अगर इससे जुड़ा कोई भी इंसान जिंदा पकड़ा गया तो हम सबकी सच्चाई उगल देगा, चाहे वो सेज हो या फिर मैक्स और डफी। मैं नहीं चाहती कि मेरी नौकरी खतरे में आए और न ही मेरी रेप्यूटेशन, तो आज के आज इस केस से जुड़े हुए सारे लोगों को खत्म कर दो ताकि ये मामला हमेशा के लिए खत्म हो जाए। अब ये लोग कत्लेआम की तैयारी करने लगते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं मैक्स और डफी पहुंच चुके हैं घर पे। रेचल भी अपनी बच्ची के साथ तैयार है, मगर ये लोग गाड़ी में बैठते उससे पहले यहाँ पर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगते हैं पुलिस वाले और गोली चला करके भाग जाते हैं। हैना घायल हो गई है, तभी ये लोग एम्बुलेंस बुलाते हैं और हैना और रेचल को भेज देते हैं हॉस्पिटल। इसी बीच डफी को भी इस बात का एहसास हो चुका है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो लोग इनका पीछा कभी नहीं छोड़ेंगे, तो इन्हें भी अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। डफी कहता है कि इससे पहले वो लोग हमें मारे, हमें उन्हें मारना पड़ेगा, मगर हम 2 लोग काफी नहीं है। मेरा एक साथी इसी शहर में है जो सबसे खतरनाक हुआ करता था आर्मी में, हम उसके पास जाएंगे। डफी मैक्स को लेकर के जाता है अपने साथी डॉन के पास और उसे पूरी बात बताता है। डॉन इनकी मदद के लिए तैयार है, उसके पास दुनिया के सबसे आधुनिक हथियार हैं। इन्हें हथियार देकर के कहता है कि अब से मैं तुम लोगों के साथ हूँ। ये लोग सबसे पहले जाते हैं सेज के पास और उस पर बंदूक तान देते हैं। सेज डर जाता है और कहता है कि तुम लोगों के ऊपर जो हमला हुआ वो हमला मैंने नहीं करवाया है, वो हमला एलेन ने करवाया है। उसे अपनी रेप्यूटेशन की फिक्र है, वो इस केस से जुड़े हुए सारे लोगों को मरवाना चाहती है, मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है। अभी इनकी बातें चल ही रही होती है, तभी एलेन अपने पूरे टीम को लेकर के चली आती है। अब चारों तरफ से इन पे अंधाधुंध गोलियां चल रही है, मगर डॉन और डफी भी तैयार हैं। इन्हें पता है कि हथियारों का इस्तेमाल कैसे करते हैं और कैसे गोली चलाते हैं। वो हर तरफ लाशें बिछाना शुरू कर देते हैं। एक एक करके एलेन के लोग आते जा रहे हैं और ये उन्हें मौत के घाट उतार रहे हैं। कई घंटों तक ये लड़ाई चलती है, तभी कुछ गोलियां आकर के लग जाती है डॉन को और वो नीचे गिर जाता है। वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। आखिरी समय में वो बात करता है डफी से कि दोबारा एक साथ लड़ करके उसे कितना अच्छा लगा और वो अपना दम तोड़ देता है। इस चीज को देखने के बाद अब डफी बहुत ही ज्यादा भड़का हुआ है। उसने अपने एक और साथी को खो दिया, वो सबको एक एक करके बड़ी ही बेरहमी से मार रहा है। दूसरी तरफ हम एलेन को देखते हैं जो सेज के पास आती है और आते ही उसे शूट कर देती है। अब उसके निशाने पर सिर्फ 2 लोग बचे हुए हैं, वो है मैक्स और डफी। वो मैक्स के भी कंधे में गोली मार देती है, मगर वो उसके भेजे में गोली मारती इससे पहले मैक्स शूट कर देता है एलेन को और उसकी मौत हो जाती है। अब मैक्स और डफी, उनके पीछे कोई भी नहीं आने वाला। जैसे जैसे समय बीता है मीडिया वाले पूरी स्टोरी को कवर करते हैं और सबको बताते हैं कि शहर में जितने भी क्राइम हो रहे थे उन सब की मास्टरमाइंड एलेन ही थी। मैक्स और डफी का कहीं भी नाम नहीं आता और उल्टा इनके पास $2 मिलियन भी हैं। अब सब लोग हंसी खुशी अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। डफी शहर छोड़ करके चला गया है और मैक्स अपने परिवार के साथ रह रहा है, मगर हर रोज ये लोग इंतजार करते हैं डफी का। इन्हें पता है कि डफी लौट करके जरूर आएगा। वहीं शहर के बाहर हम डफी को देखते हैं जिसने जमीन खरीदी है और वहाँ पर अपनी माँ की कब्र भी बनवाई है जैसा उसकी माँ चाहती थी। डफी अपनी माँ के कब्र को देखने के बाद बहुत खुश है। फिर इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों हमारी आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।